नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम भारत सहित 10 देशों की ओर से अमेरिका की अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को वापस लेने की कोशिश का विरोध और फ्रांस में ताजा राजनीतिक संकट पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। शुरुआती नानुकुर के बाद नरम पड़ा हमास। इजराइल के साथ तीसरे दिन की वार्ता, कहा उम्मीद कायम, बंधकों के बदले कई कैदियों को छोड़ने की रखी मांग। अमेरिकी और क्षेत्रीय मध्यस्थ भी वार्ता में शामिल। भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर मुंबई पहुंचे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। कहा 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा भारत। पीएम मोदी से मुलाकात कल, विजन 2035 के विभिन्न पहलुओं की होगी समीक्षा। मॉस्को बैठक में अफगानिस्तान को मिला क्षेत्रीय देशों का साथ। भारत समेत सभी 10 देशों ने विदेशी सैन्य तैनाती के प्रयास का किया विरोध। बताया क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए खतरा। म्यांमार की सेना ने अपने ही लोगों पर आसमान से बरसाई मौत। उत्सव मना रहे लोगों पर पैराग्लाइडर से गिरा दिए बम। 20 की मौत। मोटर चालित ग्लाइडरों के उपयोग का ताजा मामला। रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की घोषणा। सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी को पुरस्कार। धातु कार्बनिक ढांचे के निर्माण में कार्य के लिए संयुक्त रूप से किया जाएगा प्रदान। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत सहित 10 देशों ने अमेरिका के उस कदम का कड़ा विरोध किया है जिसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस को वापस अमेरिका को सौंपने की मांग की है। भारत, रूस, चीन समेत 10 देशों ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई भी कदम क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के हित में नहीं होगा। आइए आपको इस संबंध में एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर उस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। मध्य एशिया का द्वार, साम्राज्यवाद का कब्रिस्तान कहा जाने वाला अफगानिस्तान अपने भू राजनीतिक और रणनीतिक महत्व के कारण सदियों से विदेशी ताकतों की दिलचस्पी का केंद्र रहा है। अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे तालिबान को इन दिनों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मिल रही चुनौतियों ने न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि समूचे क्षेत्र के कान खड़े कर दिए हैं। लिहाजा भारत, चीन, रूस समेत 10 देशों ने अफगानिस्तान में किसी विदेशी सैन्य बुनियादी ढांचे की तैनाती के प्रयासों का कड़ा विरोध किया है। इन देशों का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बगराम एयरबेस को वापस करने का दबाव बना रहे हैं। दरअसल मंगलवार को अफगानिस्तान पर मॉस्को में बैठक थी जिसमें भारत, रूस, चीन, ईरान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान सहित 10 देशों ने हिस्सा लिया। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने पहली बार मॉस्को फॉर्मेट वार्ता में भाग लिया। बैठक में अफगानिस्तान को समृद्धि और विकास की राह पर लाने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श हुआ। बैठक के बाद संयुक्त बयान में प्रतिभागियों ने किसी भी देश का नाम लिए बिना अफगानिस्तान या उसके पड़ोसी देशों में किसी भी देश की ओर से सैन्य ढांचे की तैनाती के प्रयासों को अस्वीकार बताया। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के खिलाफ है। पिछले महीने राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान बगराम एयरबेस को वापस करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि इस एयरबेस को अमेरिका ने बनाया है, इसलिए बेस पर उसका हक है। ये वही बेस है जहां से अमेरिका ने 2001 के बाद आतंकवाद के खिलाफ युद्ध अभियान चलाया था। हालांकि तालिबान ने इस मांग को खारिज करते हुए अगले 20 साल तक युद्ध लड़ने की धमकी दी थी। साथ ही बैठक में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों स्तरों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने का भी आह्वान किया गया। हालांकि जानकारों को पाकिस्तान की भूमिका थोड़ी संदिग्ध नजर आती है। ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान बलूचिस्तान में अमेरिका को
सपोर्ट देने की तैयारी में जुटा है। इसके अलावा दोनों देशों के संबंध भी अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर टीटीपी को शरण देने का आरोप लगाता है, जबकि तालिबान इससे इनकार करता है। बुधवार को भी टीटीपी ने बड़ा हमला कर 11 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को ढेर कर दिया। पाकिस्तान की अमेरिका से करीबी को तालिबान शक की नजर से देखते हैं। इससे पहले एयरबेस मामले में तालिबान ने पाकिस्तान को भी चेतावनी दी थी कि अगर किसी तरह की मदद की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए अनिल वाधवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। वाधवा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। वाधवा साहब, ये जो मॉस्को फॉर्मेट का डिक्लेरेशन है उसकी भाषा कूटनीतिक है, लेकिन साफ तौर पे कहें तो कहीं ना कहीं जो बगराम को हासिल करने की अमेरिका की कोशिश है उसके खिलाफ 10 देश एक मंच पर आ गए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये जो मॉस्को फॉर्मेट की कंसल्टेशन है, ये 7वीं बैठक अभी हुई है और जाहिर है कि जो क्षेत्रीय देश हैं वो नहीं चाहते कि बगराम बेस में फिर से यूनाइटेड स्टेट्स वापस आए। उसके कई कारण हैं, क्योंकि क्षेत्रीय देशों में हम देखें तो चीन के खिलाफ तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दे ही दिया है, लेकिन अफगानिस्तान ज़रूर ये नहीं चाहेगा कि अब उसके पास जो बगराम एयरबेस के ऊपर पूरा कब्जा हो चुका है, अब उसको वापस दिया जाए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की वापसी जो है वो अफगानिस्तान के लिए स्थिरता ला सकती है। और पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर बगराम में यूनाइटेड स्टेट्स रहा तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि वो यूनाइटेड स्टेट्स की सहायता करे, और आगे चलकर यदि ईरान के साथ संघर्ष सामने आता है और उस सूरत हाल में भी पाकिस्तान के ऊपर दबाव पड़ेगा। रूस तो कभी भी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में यूनाइटेड स्टेट्स की वापसी हो। तो इस तरह से अगर देखें, और जो रीजनल देश हैं जैसे कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, इन सभी का रवैया यही है कि अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ा जाए, अपनी डेवलपमेंट अफगानिस्तान खुद करे, और जो क्षेत्रीय देश हैं वो अफगानिस्तान की मदद करें, उसको वापस पैरों पर खड़े होने के लिए जो योजनाएं ये लोग आपस में तय कर रहे हैं वही आगे का रास्ता है, और बाहर से कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। वाधवा साहब, जो प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान है बगराम को वापस लेने को लेकर के, इसको कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए? क्या अमेरिका आने वाले दिनों में इस मामले में कोई आगे और कदम बढ़ाएगा क्या? देखिए, ये प्रेसिडेंट ट्रंप की एक स्टेटमेंट जो आई थी बगराम को वापस लेने के लिए, वो यूनाइटेड किंगडम के दौरे के दौरान उन्होंने इस विचार को व्यक्त किया था, और उसके पहले कभी भी ऐसा कोई विचार ना प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ना अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आगे रखा गया था। तो ये कुछ आश्चर्यजनक बयान सामने आया था। और ये भी नहीं, उन्होंने चीन के खिलाफ एक बयान भी दिया था और यह भी कहा था कि चीन की जो प्रॉक्सिमिटी है उसके मद्देनजर यूनाइटेड स्टेट्स की जो वापसी बगराम में है वो नेसेसिटी बन चुकी है। लेकिन ये भी उन्होंने कहा था कि हमने अफगानिस्तान को ये बगराम एयरबेस मुफ्त में दे दिया, और जब हम उसे वापस चाहते हैं और उनको ये देना चाहिए, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की जो लेन देन की बात है उसमें जो कंट्रीज कंसर्न है उनकी भी सहमति होनी चाहिए, और इस क्षेत्र में कोई भी ऐसा देश अभी नहीं है इसके ऊपर सहमति बन सके। पाकिस्तान की भूमिका को किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे सर? एक तरफ तो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में काफी आजकल नजदीकी बढ़ रही है, और दूसरा अगर पाकिस्तान इस तरह के बयान दे रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी संबंध अच्छे नहीं है। जी हाँ, लेकिन पाकिस्तान की ओर से भी चिंताएं हैं, क्योंकि अगर अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालता है कि उनको बगराम बेस के लिए सहायता पाकिस्तान से मिले या उनका समर्थन मिले, तो उसमें पाकिस्तान में इंटरनली काफ़ी खलबली मच सकती है। पाकिस्तान में काफ़ी ऑपोजिशन है, जो स्टैंड जो प्राइम मिनिस्टर शरीफ
और आसिम मुनीर ले रहे हैं। और जिस तरह से अपना जो रेयर अर्थ बलूचिस्तान में और फिर पोर्ट्स की जो उन्होंने ऑफरिंग करी है यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर, पार्लियामेंट को नहीं बताए हुए ये जो प्रपोजल्स उन्होंने आगे करी है, इसके ऊपर काफ़ी ऑपोजिशन है पाकिस्तान में। तो इंटरनली जो प्रॉब्लम्स हैं उसके मद्देनज़र, और फिर गाज़ा में जिस तरह का पीस प्लान पाकिस्तान ने अप्रूव कर दिया और उस पीस प्लान में फिर चेंजेस हुए, उसके ऊपर भी पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव आया हुआ। सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। उत्तर गुजरात, परंपरा और प्रगति का संगम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत एट 2047 के संकल्प को सिद्ध करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के विकसित गुजरात एट 2047 के मिशन को गति देने के लिए उत्तर गुजरात की धरती को ज्यादा उन्नत बनाने के लिए 9 और 10 अक्टूबर को मेहसाणा में आयोजित की जा रही हैं वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंसेस। ये कॉन्फ्रेंसेस अपने साथ लेकर आएंगी कृषि और डेयरी उद्योग के लिए नई तकनीक, ग्रीन एनर्जी और इनोवेशन के लिए वैश्विक भागीदारी, युवाओं के लिए स्टार्टअप के अनेक अवसर, यानी कि इन्वेस्टमेंट आएगा, उद्योग बढ़ेंगे और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। उत्तर गुजरात की क्षमता को वैश्विक संभावनाओं के साथ जोड़ने का अवसर, मतलब कि वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंसेस। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि गई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। फ्रांस में एक साल में लगातार चौथे प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के बाद राजनीतिक संकट काफी गहरा गया है। राष्ट्रपति मैक्रों इसका हल निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई बड़ी सफलता मिलते हुए नहीं दिख रही। मैक्रों के लिए इसका हल निकालने के लिए वामपंथी और दक्षिणपंथियों को साधना एक टेढ़ी खीर बनी हुई है। हालात यह है कि मैक्रों की खुद की कुर्सी पर संकट खड़ा हो गया है। आइए आपको इस पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। वामपंथी दक्षिणपंथी धारा से दूर एक उदारवादी नेता की छवि से निकली उम्मीदों की किरण ने इमैनुअल मैक्रों को 2017 में सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया। राजनीतिक व्यवस्था के साथ सामंजस्य बिठाने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ सत्ता के महासंग्राम की पेचीदगियों में मैक्रों ऐसे उलझे कि सरकार चलाना तो दूर की बात, अब खुद की कुर्सी पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। बढ़ते जनाक्रोश और संसद में पूर्ण बहुमत की कमियों से उबरने के प्रयास में समय से पहले संसदीय चुनाव कराना मैक्रों के लिए भूल साबित हुआ। यूं तो 2022 से मैक्रों बैसाखी की सरकार चला रहे हैं, जिसके चलते नीतियों को लागू करना मुश्किल हो रहा था। फिर 2024 में मध्यावधि संसदीय चुनाव कराया, लेकिन मकसद पूरा नहीं हो पाया। हालात ये हैं कि फ्रांस एक साल में 4 प्रधानमंत्रियों को बदल चुका है, लेकिन बजट पर गतिरोध खत्म नहीं हो पा रहा है। 27 दिन पहले मैक्रों ने अपने सबसे विश्वास पात्र और करीबी सेबेस्टियन लेकार्नू को प्रधानमंत्री की कमान सौंपी, लेकिन उनका भी विरोध के ऐसे ही बवंडर से सामना हुआ।
और मंत्रिमंडल गठन के चंद घंटों बाद ही इस्तीफा देना पड़ गया। हालांकि फ्रांस में गठबंधन की राजनीति की पुरानी परंपरा रही है, लेकिन अब यही मैक्रों की राह में रोड़ा बनकर खड़ी हो गई है। बहरहाल बजट संकट और पेंशन से जुड़े दो ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो फ्रांस की इस राजनीतिक अस्थिरता का बड़ा कारण बनकर उभरे हैं। बढ़ते बजट घाटे ने सरकार पर खर्च को कम करने का दबाव बढ़ाया, जिसमें किसी भी प्रधानमंत्री को सफलता नहीं मिली। सवाल उठता है कि राष्ट्रपति मैक्रों के सामने अब विकल्प क्या है। पहला विकल्प ये हो सकता है कि संसद में विपक्ष की भूमिका निभा रहे नेशनल रैली गठबंधन के पास करीब 300 से अधिक सांसदों का समर्थन है, उन्हें प्रधानमंत्री पद सौंप दिया जाए। लेकिन इसके लिए मैरीन ले पेन तैयार नहीं दिखती। हालांकि मैक्रों के सामने एक समस्या ये भी है कि अगर वो वामपंथी नेताओं को पीएम पद के लिए चुनते हैं तो वो पेंशन सुधार नीतियों का विरोध करेंगे। वामपंथी नेताओं को पद सौंपने का मतलब होगा फ्रांस के दक्षिणपंथी गुट को नाराज करना, जो कानून व्यवस्था, प्रवास नीति और सख्त आर्थिक नीतियों की मांग करते रहे हैं। मैक्रों के पास दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि संसद को भंग करके दोबारा आम चुनाव कराया जाए, लेकिन सर्वेक्षण के मुताबिक नए चुनावों में भी अति दक्षिणपंथी पार्टी के सत्ता में आने की संभावना बन सकती है। अब सियासी सरगर्मी के बीच वामपंथी दलों के नेता मैक्रों के इस्तीफे की मांग कर नए सिरे से चुनाव की मांग को ही वर्तमान संकट से निकलने का रास्ता बता रहे हैं। अनिल वाधवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। वाधवा साहब, अगर ये फ्रांस की स्थिति की हम बात करें तो एक साल में 4 प्रधानमंत्री वहां पर त्यागपत्र दे चुके हैं, और जो वर्तमान स्थिति है ये मैक्रों के लिए कितनी बड़ी परेशानी है? देखिए, ये जो संकट है फ्रांस में, इसका सीधा नाता अनएम्प्लॉयमेंट और बजट के प्रॉब्लम से है, और ये पिछले कुछ पूरे साल से ही ये संकट चल रहा है और अब गहरा गया है। वो इसलिए है क्योंकि जो फिक्सेस हुए हैं, इसको सॉल्व करने के जो अटेम्प्ट्स किए गए हैं प्रेसिडेंट मैक्रों के द्वारा, वो शॉर्ट टर्म फिक्सेस हैं। और शॉर्ट टर्म फिक्सेस का मतलब यह है कि जब भी कोई बजट सामने लाया जाता है और मंत्रिमंडल की नियुक्ति होती है तो उसमें आम सहमति बन नहीं पाती है। अभी जो रिजिग्नेशन हुआ है प्राइम मिनिस्टर लोकोर्नो का, उसमें मतभेद था कि किन लोगों को मंत्रिमंडल में लिया जाए, किन को बाहर रखा जाए। और हमने ये देखा है कि मंत्रिमंडल का जो संगठन हुआ है वो पिछले मंत्रिमंडल का की जो कॉम्पोजिशन थी उससे काफी मिलता जुलता है। तो कई जो कोalition पार्टनर्स हैं उससे असंतुष्ट हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बजट बैलेंसिंग का है, और जो डेफिसिट है फ्रांस में उसके चलते कोई और फिक्सेस काम नहीं कर पा रहे। और मुझे लगता है कि आगे जाकर ये संकट और गहरा जाएगा, क्योंकि अब हमने देखा है कि जो आरएन पार्टी है और उसके साथ साथ जो एलएफआई पार्टी है, सभी के नेताओं ने मैक्रों को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पेश करने की मांग की है। और उसके साथ साथ कई स्टेटमेंट्स भी ऐसे सामने आए हैं, जैसे एलएफआई के जो प्रमुख सदस्य हैं पेनो, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है और मैक्रो को जल्द ही जल्द जाना पड़ेगा। तो सितंबर से हम देख रहे हैं कि ये संकट, मैक्रो ने काफी कदम उठाए संकट को कम करने के लिए, और जो लोकोर्नो की जो कोई नियुक्ति थी उनको 7वां प्रधानमंत्री उन्होंने नियुक्त किया है, फिर भी फ्रांस की राजनीति उथल पुथल से गुजर रही है। सर, यहाँ पर सवाल यह है कि अब जिस तरह की स्थिति है, क्या एक साल में हमने देखा कि 4 प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे चुके हैं, क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि जल्द ही इमैनुअल मैक्रों को भी अपना पद छोड़ना पड़े? जी, ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है, क्योंकि अगर दलों में सहमति नहीं बनती है, क्योंकि ये सहमति तभी बन सकती है जब सभी दल सोचें कि देश के हित में यही है कि थोड़ी और समय के लिए प्रेसिडेंट मैक्रों को इसी अपने पद पर रहने दिया जाए, और ताकि जो फ्रांस की जो स्थिति है वो और डामाडोल। अभी यूरोप जो है एक कठिन स्थिति से गुजर रहा है। प्रेसिडेंट मैक्रों एक प्रमुख नेता हैं यूरोप में, और जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं उस पे फ्रांस किस तरह से बाहर अपनी विदेश राजनीति में
एक्ट करेगा उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो प्रमुख पार्टियां हैं उनका अभी ऐसा कुछ मूड है कि एक कॉम्प्रोमाइज के ऊपर काम किया जाए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढा जाए जो सभी को मान्य हो और फिर मंत्रिमंडल में भी एक विस्तार किया जाए जिसमें सभी पार्टियों के सदस्य हों, तभी जाकर इसकी कोई सोल्यूशन निकल सकती है। सर, अंतिम सवाल आपके सामने रख रहे हैं सर, क्योंकि यूरोप की हम बात करें तो फ्रांस एक बड़ा प्लेयर है यूरोप में, और यूरोप की स्थिति है, युद्ध से यूरोप गुजर रहा है, और ऐसे में ये जो स्थिति है, राजनीतिक अस्थिरता है, ये यूरोप के लिए, फ्रांस के लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी का सबब है ये? देखिए, यूरोप के लिए तो बहुत बड़ी परेशानी है लेकिन जो अंदरूनी स्थिति है फ्रांस में वो ऐसी है कि किसी भी पार्टी के पास अपने दम पर शासन करने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं है। तो कोalition गवर्नमेंट ही बन सकती है, और ये सभी पार्टियों को समझना होगा कि अगर चुनाव फिर से हो गए तो ये स्थिति फिर से आ सकती है कि फ्रांस में एक बटा हुआ सदन मिले, ठीक है, और फिर उसी तरह की स्थिति बन जाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। पिछले कई महीनों से सोने का भाव एक के बाद एक नई ऊंचाइयां छू रहा है। वहीं क्रिप्टो भी हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव $4,000 प्रति औंस को पार कर गया। सोने में तेजी की वजह विशेषज्ञ जियोपॉलिटिकल टेंशन, ब्याज दरों में कमी और डिमांड में मजबूती जैसे अहम कारण गिना रहे हैं। लेकिन सबसे अहम कारण डी-डॉलराइजेशन को माना जा रहा है, जिसके चलते कई देशों के सेंट्रल बैंक ने गोल्ड में जमकर खरीदारी की है। इतना ही नहीं, डॉलर की गिरती साख की वजह से वर्तमान समय में निवेशक सबसे अधिक भरोसा सोने पर दिखा रहे हैं। हमास ने ताजा जानकारी देते हुए बताया कि उसने इजराइल के साथ अदला बदली समझौते के तहत रिहा किए जाने वाले इजरायली बंधकों और फलस्तीनी कैदियों के नामों की सूची का आदान प्रदान किया है, और वो गाजा में युद्ध समाप्त करने की राष्ट्रपति ट्रंप की योजना पर मिस्र में हो रही वार्ता को लेकर आशावादी है। जापान में सत्तारूढ़ एलडीपी की नई नेता चुनी गई साने ताकाइची के पीएम पद संभालने से पहले ही सहयोगी कोमिटो पार्टी ताकाइची की चीन और दक्षिण कोरिया विरोधी छवि के कारण उनका विरोध कर रही है। एलडीपी अगर कोमिटो को मनाने में असफल रहती है तो उनका पीएम बनना खतरे में पड़ सकता है। यूक्रेन और रूस ने बुधवार तड़के एक दूसरे पर भीषण हमले शुरू कर दिए। दोनों पक्षों की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इस हमले में कम से कम 5 लोग मारे गए। ये हमले रूस के बेलगोरोड और यूक्रेन के खेरसोन इलाके में हुए हैं। म्यांमार में सरकार विरोधी कैंडल जुलूस के दौरान सेना द्वारा मोटर चालित पैराग्लाइडर से किए गए हमलों में 20 से ज्यादा लोग मारे गए। बताया जा रहा है कि सोमवार रात म्यांमार के सागाइंग क्षेत्र के एक गांव में 2 बार हमले हुए, जब लोग राजनीतिक कैदियों की रिहाई सहित अन्य मांगों के लिए एकत्रित हुए थे।
रसायन विज्ञान में 2025 का नोबेल पुरस्कार जापान के क्योटो विश्वविद्यालय के सुसुमु कितागावा, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय के रिचर्ड रॉबसन और अमेरिका के बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के उमर एम यागी को धातु कार्बनिक ढांचे के निर्माण में कार्य के लिए संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है।